what is activation function, why it is important, what are the different type of the activation functions. Let's get started. So I'm Divya Srivastav, co-founder of AI R&D Lab, alumni of IIT Jodhpur, and we have made our edtech firm. This is our initiative to spread the AI awareness, make AI easy, accessible for all. सो ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन का है, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एक्टिवेशन फंक्शन, वाई द नॉन लीनियरिटी मैटर्स, नॉन लीनियरिटी क्यों रिक्वायर्ड है एक्टिवेशन फंक्शन में. इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग विच मेक any of the deep network to learn, to perform, to give the excellent results. Then in the series we have discussed about the two of the basic activation functions, that is a linear and binary step activation function. So from today's video we will discuss about the further about what is sigmoid activation functions, hyperbolic tangent, ReLU and softmax. So let's get started. Sigmoid function, इसका फंक्शन हमारा क्या होता है, 1 प्लस, सो इफ आई जूम इट आउट इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स. और इसका अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो इट्स ग्राफ इज समवेयर लाइक, इफ़ आई एम हैविंग दिस थिंग, यहाँ पर 0 एक्सिस है तो इसका ग्राफ इट वुड बी एस शेप ओवर हियर, नॉट ओवरलैपिंग. ओके, जस्ट ड्रॉ इट अगेन. There's like so it's like a S-shaped graph. Sorry, this drawing is very rough, but yes, I think you got to know. तो it is like a S-shaped graph जिसमें कि हमारा ये it's not touching the 0 point value also and it is like in the mid. तो इसका जो आउटपुट होता है it is between 0 to 1. ठीक है, ये आपका 0 है एंड ओवर हेयर इट इज़ 1. तो जो इसका आउटपुट रेंज करता है इट इज़ 0 to 1. तो बेसिकली ये एज ए प्रोबेबिलिटी इंटरप्रेट किया जाता है. जब आपको जैसे कि आपको क्लासिफिकेशन करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि मतलब दो क्लासेस हैं, तो बेसिकली यू वुड बी गिविंग आउट अ प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम वेयर टू वेयर, कि लाइक अगर 10% है तो ये वाली वैल्यू अचीव होगी, 20% है तो ये अचीव होगी. तो बेसिकली इस बिकॉज इसकी रेंज 0 से 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यूज़ को यूजली एज ए इंटरप्रेटेड एज ए प्रोबेबिलिटी. देन इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि इसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम होती है, दैट फॉर द वेरी लार्ज वैल्यू एंड फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू इसकी वैल्यू बिकॉज द आउटपुट इज़ नॉट 0 सेंटर्ड एंड इसकी वैल्यू बहुत ही हाई हो जाती है. अदरवाइज लाइक इट बेसिकली टेंड्स टू 0 बहुत स्मॉल इनपुट्स में या बहुत लार्ज पे, इट लीड्स टू द स्लो रनिंग ऑफ द नेटवर्क. तो इस वजह से सिग्मॉइड फंक्शंस के इट इज़ बीइंग मेनली यूज्ड फॉर द बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क, जहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट की डिज़ायरिंग होती है. दैट्स इट. देन कमिंग टू द हाइपरबोलिक टेंजेंट, तो इसकी जो वैल्यू होती है इट इज़ बिटवीन -1 to +1 एंड इट इज़ अगेन लाइक सिंपल टू लाइक सिमिलर टू सिग्मॉइड. ये भी आपका एस शेप का ही ग्राफ होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि it is 0 centered also. So if I make the graph, it is also like the same thing, like over here it would be like this to this, much better. तो इसकी वैल्यू आपकी जो है it is +1 and over here it is -1. तो -1 से +1 with 0 centering होती है. तो because this is a 0 centering, तो it makes the it helps in the optimization by making the gradient flow in a much more smoother way. And stronger gradients होते हैं इसके in comparison to sigmoid. So basically for hidden layers sigmoid is preferred, but for shallow networks and all, but hyperbolic tangent is like more preferable in terms of the sigmoid functions. और still it faces the vanishing gradient problem, but वो in comparison to sigmoid उसकी chances कम होते हैं. तो that's why hyperbolic tangent graph is like preferred more in comparison to the sigmoid graph. Then coming to the next part of the graphs are ReLU. So ReLU का हमारा फंक्शन हमारा होता है max 0, x.
तो जो भी कोई वैल्यू आती है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो देता है। तो इधर इट इज़ योर इनपुट, या फिर अगर इनपुट की वैल्यू अगर 0 से कम है तो उसकी वैल्यू इट मेक्स इट 0। तो आइडियली ज़ेलो का एक मेन जो है बेनिफिट ये होता है कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को एड्रेस करता है कि वैल्यू आपकी जो है पॉजिटिव ही रहे हमेशा। एंड इट प्रमोट्स द स्पार्स एक्टिवेशन, दैट इज़ मेनली मैनी न्यूरॉन्स जो है आपके ज़ीरो आउटपुट करें, लीडिंग टू द फास्टर कन्वर्जन्स। तो ज़ेलो में बेसिकली एक फास्टर कन्वर्जन्स की चीज़ आती है। इसका ग्राफ इफ़ आई टॉक, सो जस्ट ओके सॉरी, ग्राफ ऑफ इट वुड बी, इट इज़ लाइक दिस कि ये आपका ज़ीरो है और फ्रॉम ज़ीरो टू ओवर हेयर कि जो भी वैल्यू आएगी इधर इट इज़ ज़ीरो और इट इज़ एक्स। ओके, अब इसके चैलेंजेस क्या है कि डाइंग ज़ेलो की एक प्रॉब्लम आती है वेयर द न्यूरॉन्स बिकम इनएक्टिव एंड स्टॉप लर्निंग अगर उनका इनपुट कॉन्स्टेंटली नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी वैल्यू लगातार नेगेटिव में आ रही तो ज़ेलो विल मेक इट पॉजिटिव और 0 0 हमेशा आउटपुट देगा। अब when it is always giving the output as 0 तो आपके मॉडल की लर्निंग स्टॉप हो जाती है। तो दिस इज़ प्रॉब्लम इज कॉल्ड डाइंग ज़ेलो प्रॉब्लम। इसको सॉल्व आउट करने के लिए क्या हुआ है कि ज़ेलो के दो आपके आए हैं वेरिएशंस, पहला है लीकी ज़ेलो, दूसरा है पैरामेट्रिक ज़ेलो। तो लीकी वैल्यू में क्या होता है, इट इंट्रोड्यूसेस अ स्मॉल नॉन ज़ीरो स्लो फॉर नेगेटिव वैल्यू इनपुट्स। तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए एक नॉन ज़ीरो छोटी सी वैल्यू एक ऐड ऑन करता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 0.01x। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी लर्निंग है वो स्टॉप नहीं होती, वो 0 पे नहीं अटकती है। सो दैट इज़ वाई लाइक डाइंग ज़ेलो प्रॉब्लम को ये एक तो लीकी ज़ेलो सॉल्व आउट कर देता है। सेकेंड आपका आता है पैरामेट्रिक ज़ेलो। तो सिमिलर टू लीकी ज़ेलो, मगर इसमें डिफरेंस क्या है कि द स्लोप फॉर नेगेटिव इनपुट्स इज लर्नेबल पैरामीटर। तो वहाँ पर तो लर्नेबल नहीं होता है, बट यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यूज भी जो है उस पर भी हल्की सी स्लोप रहती है जिससे कि वो लर्न करता है, लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। So it allows the network to adaptively find the optimal negative slope and potentially leading to a better performance. तो अब ज़ेलो और जो उसकी वेरिएंट्स हैं ये मोस्टली हिडन लेयर्स जो होती हैं CNN की या RNN की, उसमें दे फाइंड देयर मैक्सिमम एप्लीकेशंस। Coming to the next part is your last one I will say is a softmax. So softmax function क्या होता है, this is like specially designed for output जहाँ पर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता है। सो लेट्स से जैसे कि एलेक्स टेट का था कि जहाँ पर 1000 आपकी क्लासेस थी, या फिर ओके टेक इट सिंपल, आई नीड टू क्लासीफाई द डिजिट्स। मेरे पास डिजिट्स जो MNSIT का डेटा सेट है जहाँ पर 0 से लेकर 9 तक की सारी इमेजेस हैं, उनकी वैल्यूज़ को मुझे जो है क्लासीफाई करना है। तो आई एम हैविंग द 10 आउटपुट्स टुगेदर। तो अभी जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वो प्रोबेबिलिटी के बेस के सेंस में आएगा, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। सो वेयर आई एम हैविंग द मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, वहाँ पर हम सॉफ्टमैक्स को यूज़ करते हैं। तो सिमिलर टू अदर ऑल्सो, यहाँ पर भी इसका जो ग्राफ होता है वो एस शेप है। इट इज़ लाइक अगेन इफ आई ड्रॉ, इट इज़ लाइक over here, sorry, सो यस, इसका जो ग्राफ होता है इट इज़ लाइक दिस। यहाँ पर अगर I'll draw it, and this value is 5, this value is 10, this value is 0। तो इसकी जो वैल्यू होती है तो बेसिकली रियल वैल्यू स्कोर के हिसाब से होता है। एंड जो इसका लाइक फंक्शन है, फंक्शन यू कैन सी द समेशन ऑफ ऑल e to the power xj divided by e to the power xi। So it takes a vector of arbitrary real valued scores and transforms them into the probability distribution where each element is a probability between the 0 to 1। तो like because all probabilities and all probabilities will sum up to 1। तो सॉफ्टमैक्स का मेन यूज़ आपका आता है जब आपकी मल्टी क्लास की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको प्रोबेबिलिटी के उसमें आपको क्लासिफिकेशन वगैरह करना हो इन दैट केसेस। एंड मैंने आप टॉकिंग कि सॉफ्टमैक्स की एक फंक्शनैलिटी, एक की पॉइंट ये है कि इट इज़ ऑलवेज बीइंग डिस्पेयर्ड विद क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन। So this is all about the different type of the activation functions। And coming to the next is our comparative study I'll do। तो if I compare between, so हमने लास्ट वीडियो में
we have studied about the linear binary functions, and on this video we have studied about like sigmoid, tanh, ReLU and softmax. तो लीनियर और बाइनरी में क्या है, सिंपल है, इंटरप्रेटेबल है, बट जो लीनियर होता है वो नॉन लीनियर को नहीं कर पाता है, और बाइनरी स्टेप जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है. तो लीनियर वाला तो आपका रिग्रेशन आउटपुट लेयर में फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं, एंड बाइनरी स्टेप वाला बेसिक बाइनरी क्लासिफिकेशन में होता है, बट इट इज़ वेरी रेयर. तो इन जनरल लीनियर और बाइनरी जो है दे आर मोर लाइक इफ़ आई से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट मोस्टली जो प्रैक्टिकल यूज़ में आपके आते हैं वो है आपके सिग्मॉइड, tanh, ReLU एंड softmax. अब सिग्मॉइड में स्मूथ एंड प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट आपका आता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है और स्लो लर्निंग है, बट इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर बाय बेस्ट यूज केस क्या है इसका, बाइनरी क्लासिफिकेशन इन आउटपुट लेयर में यूज़ होता है. tanh इज जियो सेंटर्ड है, स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट है, बट इट स्टिल हैज़ गॉट अ वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, जिसके लिए इसको इन जनरल जो मिडिल की जो हिडन लेयर्स होती हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं. ReLU में दिस इज़ फास्ट, स्पार्स एक्टिवेशन रहता है इसमें, इट अवॉइड्स वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो उसके लाइक ड्रॉबैक्स हैं वो है डाइंग ReLU प्रॉब्लम, जिसको शॉर्ट मीट आउट करने के लिए वी आर हैविंग द लीकी ReLU एंड पैरामेट्रिक ReLU, दिस प्री ReLU वी आल्सो से, and ReLU is also like is best used for in the hidden layers. softmax आपका जो है ये प्रोबेबिलिस्टिक मल्टी क्लास आउटपुट में यूज़ होता है, एंड इट इज़ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा फॉर लार्ज डेटा से, बट लाइक इट इज़ बेस्ट यूज फॉर द मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. तो इन जनरल जो आपका ये ReLU और tanh है ये बेसिकली हिडन लेयर्स में ज़्यादा यूज़ होता है, और जो आउटपुट लेयर्स होती हैं उन आउटपुट लेयर्स में वी यूज़ ईदर सिग्मॉइड या फिर softmax. So this is about the comparative study of these activation functions. So if I just summarize the two videos that we had. So activation functions are the crucial gates that enable the neural network to learn and model the complex model. Then non-linear relationship ये add on करते हैं. Then ReLU और जो उसकी variants है they are used for the hidden layers. Softmax और sigmoid they are used in the output layers. And understanding the domain, range or gradient behavior of each of these activation functions is what will help us to make the informed decisions while making our model. So one thing before finally winding up, deep learning is not a black box. We have got the strong reasons to use a different kind of the functions, and we should have the strong insights which makes the deep learning to learn in a best way and perform in an outstanding manner. So yes, one of the key element over here is activation function, and the right activation functions is what unlocks your model's full potentials. So that's it for this two video series, and in the next video we'll come up with one more basic concepts of deep learning. And so first of all we are covering the basic concepts, and after these concepts we will move swiftly towards our CNN models and advanced model structures. So thank you for watching this video till now, and please do like, share and subscribe to our channel. Thank you everyone.